अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और यूरिन की प्रोडक्शन में और जो बॉडी के अंदर वेस्ट है उनको एलिमिनेट करने में इसका मेजर फंक्शन है। इस स्लाइड के अंदर आपको ये किडनी का क्रॉस सेक्शनल एरिया नज़र आ रहा है। अब ये जिसको ब्लू डाई की गई है ये वेन है, और जिसको रेड डाई की गई है ये आर्टरी है, और ये इसका यूरेटर है। इसी तरह ये इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं जो यहाँ इंडिकेट हो रहे हैं, और ये उनके नेम है। ये इसके ऊपर एक ग्लैंड है जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। इसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके अलावा किडनी से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। अब ये एक बेहतर अंदाज से एक पिक्चर को पेश किया गया है जिसमें जो इसके अंदर की स्ट्रक्चर है किडनी की वो क्लियर विजिबल हो रही है। अब ये जो ये वाला पोर्शन है किडनी का इधर से लेके यहाँ तक, ये इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीनल मेडोला इसे कहते हैं। और ये जो पोर्शन है इसका ये वाला, इसे पिरामिड भी कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन को रीनल मेडोला कहते हैं, और ये जो पिरामिड की शेप का बना हुआ है इसे रीनल पिरामिड कहते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है इसे माइनर काइलेक्स कहते हैं, और ये वाला पोर्शन इसे मेजर काइलेक्स कहते हैं। यूरिन सबसे पहले माइनर काइलेक्स में एक्युमुलेट होता है, उसके बाद ये मेजर काइलेक्स में आ जाता है। वहाँ से फिर ये आगे फर्दर यूरेटर की तरफ जाता है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसे रीनल कॉलम कहते हैं, और ये इस पोर्शन को रीनल पेल्विस कहा जाता है। इस पोर्शन को रीनल पेपिला, और ये पिरामिड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर ये यूरिन यहाँ इकट्ठा होके एक्युमुलेट होके उसके बाद यूरेटर के जरिए ब्लैडर में चला जाता है। इस एरिया को जब जूम करके यहाँ दिखाया गया तो इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। अब ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये वाली, ये एक नेफ्रॉन है इसमें। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, और फिर ये पपीला, और फिर माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स जो ये वाला, तो ये इतने स्ट्रक्चर को ये वाले स्ट्रक्चर को यहाँ ये जूम करके दिखाया गया। फिर फर्दर ये इतने स्ट्रक्चर को जूम करके यहाँ दिखाया गया, तो ये एक सिंगल नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होती है। अब ये इसमें ये रीनल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, ये रीनल मेडुला वाला पोर्शन है, और फिर ये इसके अंदर नेफ्रॉन्स है। सिंगल नेफ्रॉन्स इस तरह की होती है। अब ये जो इसमें किडनी के अंदर एक जो स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल का उसको रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ब्लड वेसल किडनी के अंदर होती है। और फिर उसके अंदर ग्लोमेरुलाई भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक क्लस्टर एक ब्लड वेसल का इसके अंदर बना हुआ है। अब ये जो क्लस्टर है ये यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रही है, और जो अनवांटेड सब्सटेंस है या वेस्ट सब्सटेंस है वो बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं इससे। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये सारा ब्लड वेसल्स के ऊपर मुश्तमिल है। ब्लड वेसल्स का अल्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके ज़रिए इसको देखा गया है। तो कुछ ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर नज़र आया है। ये मज़ीद जूम करके ग्लोमेरुलाई और एसोसिएटेड जो इससे आर्टरीज है उसको दिखाया गया है, ये किडनी के अंदर किस तरह से होती है। तो ये एक ग्लोमेरुलस है। अब ये सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है। ये स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन की और उससे रिलेटेड ब्लड वेसल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम के अंदर। अब ये एक ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। ये इसके अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं, क्लस्टर होता है एक। इसका जो इतने वाला पोर्शन है उसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये जो इतना पोर्शन है इसे रीनल मेडुला कहते हैं। अब ये ब्लड इस आर्टरी के जरिए इस
कैप्सूल के अंदर इंटर होता है। अब ये क्लस्टर है, ग्लैमरुलस जिसे कहते हैं। यहाँ ये कैपिलरीज का क्लस्टर होता है। ब्लड इस जगह पर आता है और यहाँ से इससे वाटर और टॉक्सिक सब्सटेंस और इसी तरह डिफरेंट जो मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो एक्सेस बॉडी के अंदर होते हैं, वो यहाँ रिलीज होते हैं। यहाँ पर ये यूरिन इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से होता हुआ ये इन ट्यूब्स की तरफ आ जाता है। अब ये जो यहाँ कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ये इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और ये इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। तो ये यूरिन इकट्ठा होता हुआ फिर ये कलेक्टिंग डक्ट तक आ जाता है। तो इस तरह एक सर्कुलेशन है एक नेफ्रॉन के अंदर। यूरिन इस कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और फिर यहाँ से ये यूरेटर के जरिए ब्लैडर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे इसकी एक्सक्रीशन होती है टॉक्सिक सब्सटेंस की, वो इस कैप्सूल के अंदर आते हैं जिसे ग्लैमरुलस कैप्सूल कहते हैं। वहाँ से फिर ये आगे इस नेफ्रॉन लूप की तरफ आ जाता है। एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन इस जगह पर भी होती है, जो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब ये एक ग्लैमरुलस कैप्सूल है। अब ये उसके अंदर कैपिलरीज हैं और ये इस क्लस्टर को ग्लैमरुलस कहते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड को इस कैप्सूल की तरफ लेके आती है, और इफरेंट आर्ट्रियोल वो वाली कैपिलरीज जो ब्लड को यहाँ से वापस लेके जाती हैं कैप्सूल से आगे। अब ये इस एरिया को जूम करके इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब ये आपको इधर ये माइन्यूट से होल नज़र आ रहे हैं। यहाँ से सब्सटेंस ये इस जगह पर इकट्ठे होते हैं और जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और फिर ये ग्लैमरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है। कैपिलरी एंडोथेलियम है और ये जो होल है इनको फेनेस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ इसके अंदर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को दिखाया गया है। अब ये इसके साथ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है और ये इधर ट्यूब है। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, यहाँ से जो ब्लड के अंदर चीज़ें रिक्वायर होंगी उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी तरह ये रीनल ट्यूब्यूलर साथ इसके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है इस पिक्चर के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं वो ट्यूब्यूल में इंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और यहाँ पर एक्सक्रीशन हो रही है। Nephron is the structural and functional unit of kidney. Each kidney consists of 1 to 1.3 million of nephrons. The number of nephrons starts decreasing after about 45 to 50 years of age at the rate of 0.8% to 1% every year. किडनी के अंदर जो इसका एक फंक्शनल यूनिट है कि जो फंक्शन परफॉर्म किडनी ने करने हैं तो वो नेफ्रॉन के ज़रिए परफॉर्म होते हैं, जो हम ऑलरेडी उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये एक किडनी का एक स्ट्रक्चर भी, यानी किडनी की एक स्ट्रक्चर भी इंटरनल ये बनाता है और फंक्शन भी जो होंगे वो इसके ज़रिए होते हैं। तो इसलिए इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया है। अब ये इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि एक किडनी के अंदर मिलियंस में क्वांटिटी होती है इसकी। अब जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है, जैसे आफ्टर 45 टू 50 ईयर्स, तो फिर जो नेफ्रॉन की जो क्वांटिटी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अब ये जो नेफ्रॉन होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका ब्लाइंड एंड होता है, दूसरा ट्यूबुलर पोर्शन होता है। ब्लाइंड एंड को रीनल कार्पस्कल भी कहा जाता है और ट्यूबुलर पोर्शन को रीनल ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। Renal corpuscle is a spheroidal and slightly flattened structure with a diameter of about 200 micron. The function of the renal corpuscle is the filtration of blood, which forms the first phase of urine formation. अब ये इसका जो रीनल कॉर्पस्कल है, इसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 200 माइक्रोन होता है और ये एक फ्लैटेंड और स्फीरॉइडल स्ट्रक्चर है। अब जो फर्स्ट फेज जो यूरिन की फॉर्मेशन का होता है वो रीनल कॉर्पस्कल में ही होता है। Renal corpuscle is situated in the cortex of the kidney, either near the periphery or near the medulla.
जो कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर हम किडनी की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके अंदर रीनल कॉर्पस्कल मौजूद होता है। अब रीनल कॉर्पस्कल ये फिर ये बेस करता है इसकी जो सिचुएशन है, उस इस लिहाज से इसको क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स के अंदर, जिसमें एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। Nephrons having the corpuscle in the outer cortex of the kidney near the periphery. In human kidneys 85% nephrons are cortical nephrons. अब जो superficial periphery के करीब होते हैं जो नेफ्रॉन, उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। 85% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ये इनर कॉर्टेक्स जो इनर मेडुला है उसके करीब होता है। अब ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये थोड़ा ऊपर पेरिफेरी के करीब होता है, जहाँ किडनी की सरफेस शुरू होती है स्ट्रक्चर के करीब होता है। और ये जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन ये थोड़ा इनर साइड पर होता है, और ये कॉर्टिकस और ये इनर मेडुला उससे लिंक करता है। फीचर्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। इस टेबल के अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन इनके फीचर्स दिए गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसका जो परसेंटेज है 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और तकरीबन 15% जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। अब ये जो मौजूद होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसकी जो सिचुएशन है, इसकी जो नेफ्रॉन के अंदर स्ट्रक्चर है, किडनी के अंदर जो इस कॉर्टिकल की स्ट्रक्चर है वो नियर टू पेरिफेरी होती है, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इसकी नियर टू मेडुला होती है, ये थोड़ा नीचे होता है, और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये करीब होता है इसके। कॉर्टिकल नेफ्रॉन थोड़ा शॉर्ट होता है और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इसकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा होती है। लूप ऑफ हेनले, हेयरपिन बैंड्स पेनिट्रेट ओनली अप टू आउटर जोन ऑफ मेडुला। अब यहाँ हेयरपिन जो होती है वो जो इसका मतलब हेयरपिन जैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है लूप ऑफ हेनले की कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो वो ये जो मेडुला होता है इससे बस टच करती है, और इसके अंदर जो हेयर पिन पेनिट्रेट्स अप टू टिप्स ऑफ पेपिला, मतलब कि ये जैसे ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, तो ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। तो जस्ट ये यहाँ इस जगह पे जो इनर मेडुला है वहाँ टच कर रही है, लेकिन ये जो है ये इसकी जो एक तो लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिर ये ज़्यादा इसके अंदर इन्वेजिनेट इसने किया हुआ है। ब्लड सप्लाई टू ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन इनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो उसको पेरिट्यूबुलर कहते हैं, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इनको जो ब्लड सप्लाई होती है उसे वेजर रेक्टा कहा जाता है। अब पेरी इसका कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसके जो फंक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन इसका जो फंक्शन है वो मेनली द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड आल्सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि जैसे सब्सटेंस वगैरह या टॉक्सिक सब्सटेंस वो यूरिन के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है, जैसे सेल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह, तो उसकी वजह से यूरिन कंसनट्रेशन हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पस्कल, तो ये हम ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, उसको मज़ीद डेप्थ में देखते हैं। अब रीनल कॉर्पस्कल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरीज का क्लस्टर है, और फिर ये बोमेन कैप्सूल होता है। अब जैसे ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो ये इसका ग्लोमेरुलस है ये वाला, और ये इसका बोमेन कैप्सूल कहते हैं या ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहा जाता है इसको। Glomerulus is a tuft of capillaries enclosed by a Bowman capsule. It consists of glomeruli capillaries interposed between efferent arteriole on one end and efferent arteriole on the other end. Thus, the vascular system in the glomerulus is purely arterial. अब ये बात यहाँ की गई है कि ये जो स्ट्रक्चर है, तो एफरन आर्ट्रियोल ये यहाँ से इंटर होता है बोमेन कैप्सूल में या ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर,
और यहाँ से ये इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से रिलीज हो। मेन का इसकी स्ट्रक्चर ये बाहर की तरफ जा रही है और यूरिन इसमें जो इसके अंदर ब्लड इंटर होगा और ब्लड फिल्टर होके फिर ये इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ ये बात की गई है कि ये जितनी भी स्ट्रक्चर है तो ये प्योरली आर्टरीज पर कंसिस्ट करती है, वेन्स पे नहीं करती। Glomerular capillaries arise from the afferent arteriole, each entering the Bowman capsule. The afferent arteriole divides into 4 and 5 large capillaries, each large subdivided into many small capillaries. These small capillaries are arranged in irregular loops and forms anastomosis. All these smaller capillaries finally reunite to form the efferent arteriole, which leaves the Bowman capsule. Diameter of the efferent arteriole is less than that of afferent arteriole. This difference in diameter has got functional significance. अब यहाँ ये बात की गई है कि जैसे ये आपको नज़र आ रहा है तो ये इसके अंदर कैपिलरीज इंटर हो रही है, फिर उसका आगे फर्दर एक क्लस्टर बन रहा है फर्दर, जहाँ से ये इसके फिल्ट्रेशन होगी और ये इसका ग्लैमेरुलर कैप्सूल। अब ये बात की गई है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो यहाँ आता है और फिर फर्दर कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होता है और फिर वापस उससे इफरेंट आर्ट्रियोल ये आगे चला जाता है। तो इसी तरह ये एक दूसरे के साथ इनका लिंक है। अब ये लिंक की वजह से ये अनास्टमोसिस बनता है। अगर कहीं की ब्लॉकेज आ जाती है तो ब्लड की सप्लाई रुकती नहीं है, वो किसी दूसरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड की सप्लाई आ जाएगी। तो यही बात की गई है, एक अनास्टमोसिस बनता है। दूसरा जो है ये कैपिलरीज का क्लस्टर है, जिसकी वजह से ये बोमन कैप्सूल के अंदर इससे ब्लड फिल्टर होता है और फिर ये ब्लड वापस इफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए आगे सर्कुलेशन की तरफ चला जाता है। Glomerular capillaries are made up of single layer of endothelial cells which are attached to a basement membrane. Endothelium has many pores called fenestrae or filtration pores. Diameters of each pore is 0.1 micron. The presence of the fenestrae is the evidence of the filtration function of the glomerulus. अब ये इस डायग्राम के यहाँ जिक्र किया गया है कि जैसे ये एफरेंट आर्ट्रियोल ये आगे निकला, ये आगे इसकी कैपिलरीज का क्लस्टर बन गया और फिर ये इफरेंट आर्ट्रियोल ये आगे चला गया, तो ये फिर ये ब्लड इसके अंदर इंटर हुआ, फिर यहाँ फिल्टर हुआ और आगे फिल्टर होके ब्लड आगे चला गया। तो ये एक इसका जूम एरिया है इस पार्ट का। अब यहाँ ये इसके फेनेस्ट्री हैं जहाँ से जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो इस कैप्सूल के अंदर इंटर कर दिए जाते हैं, एक्सीट हो जाते हैं और इसी तरह जो इसके वाटर होता है, एक्सेस वाटर, वो भी इसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह ये यूरिन की फॉर्मेशन होती है। और ये जो एक फेनेस्ट्रेपोर होता है ये 0.1 होता है। बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल इज ए कैप्सुलर स्ट्रक्चर विच इनक्लोजेस द ग्लैमेरुलस। अब ये जो है ये इसको बोमैन कैप्सूल कहा गया है। बोमन कैप्सूल इसकी एक इनर वेसरल लेयर होती है और एक आउटर पेरिटल लेयर होती है। ये इसकी वेसरल लेयर है और ये पेरिटल लेयर है। वेसरल लेयर जो कि ये क्लस्टर के साथ लिंक करती है और पेरिटल लेयर इसकी अपर सरफेस पे होती है। Visceral layer covers the glomerular capillaries. It is continuous as the parietal layer at the visceral pole. Parietal layer is continued with the wall of the tubular portion of nephron. The cleft-like space between the visceral and parietal layer is continued as the lumen of the tubular portion. Functional anatomy of the Bowman capsule resembles a funnel with the filter paper. Diameter of Bowman capsule is 200 micron. अब ये जो बोमन कैप्सूल है तो ये एक लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो विसरल लेयर ये इस तरह इसके जो इर्द गिर्द होती है, ये जो इसके अंदर क्लस्टर है कैपिलरीज का जहाँ से फिल्ट्रेशन होनी, तो फिर ये आगे जाके पेरिटल लेयर के साथ मिली होती है। इसकी जो रिजेम्बलेंस होती है फिल्टर पेपर उसके तरह एक्ट करती है, फनल की तरह ये होती है और इसका जो डायमीटर होता है बोमन कैप्सूल का वो 200 माइक्रोन होता है।
Functional histology of Bowman capsule. Both the layers of Bowman capsule are composed of a single layer of flattened epithelial cells resting on a basement membrane. अब ये इसकी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ ये एंडोथीलियम है वो मिले हुए हैं, ये कैपिलरी है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ मिली हुई है। Basement membrane of the visceral layer fuses with the basement membrane of glomerular capillaries on with the capillary endothelium cells are arranged. Thus, the basement membranes which are fused together form the separation between the glomerular capillary endothelium and the endothelium or visceral layer of Bowman capsule. बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है, अब ये फ्यूज होती है इसके साथ कैपिलरी एंडोथेलियम के साथ, और फिर ये यहाँ पे देखें आपको पोर नजर आ रहे हैं, ये इस जगह पे पोर से होते हैं कि ब्लड यहाँ से गुजर के फिर ये आगे ये इधर ये फिल्ट्रेट एकोमुलेट होता है कि यहाँ से आगे फिर ये ब्लड उसमें से वाटर निकलता है, टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, तो ये फिल्ट्रेट एकोमुलेट होता है बोमन कैप्सूल के अंदर। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं वो मिली होती हैं इसके साथ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। epithelial cells of the visceral layer fuse with the basement membrane but the fusion is not complete. Each cell is connected with basement membrane by cytoplasmic extension of epithelial cells called pedicles or feet. अब ये pedicles नजर आ रहे हैं, ये complete fuse जो इसके साथ नहीं होते, तो इनके जो pedicles हैं, projections हैं, वो होते हैं, इनको pedicle कहा जाता है। These pedicles are arranged in an interdigitating manner, leaving small cleft-like spaces in between. The cleft-like space is called slit pore. Epithelial cells with pedicles are called podocyte. अब ये इसके दरमियान ये देखें आपको गैप नजर आ रहा है, इसे स्लिट पोर कहते हैं और इस एपिथेलियल सेल्स को पोडोसाइट कहते हैं। अब ये यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी पोर्स होते हैं, वहाँ से ये वाटर और अनवांटेड सब्सटेंस ये एकोमुलेट होते हैं इस जगह पे। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये बोमन कैप्सूल की। Tubular portion of nephron. Tubular portion of nephron is the continuation of Bowman capsule. It is made up of three parts: proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubules. ये नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन है ये बोमन कैप्सूल उसके साथ उसकी यानी मिला हुआ होता है, और ये थ्री पार्ट्स इसके होते हैं, ये proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, ये तीन इसके पार्ट्स होते हैं ट्यूबुलर पोर्शन जो नेफ्रॉन के। तो नंबर वन पार्ट पे proximal convoluted tubule is the coiled portion arising from Bowman capsule. It is situated in the cortex. It is continued as descending limb of loop of Henle. Length of proximal convoluted tubule is 14 millimeter and the diameter is 55 micron. The proximal convoluted tubule is continued as loop of Henle. ये जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ये कोयल की फॉर्म में एक पोर्शन होता है जो कि बोमन कैप्सूल इसके साथ राइज करता है और ये कॉर्टेक्स के अंदर सिचुएटेड होता है, कॉर्टेक्स के अंदर होता है। अब ये डिसेंडिंग लिम जो लूप ऑफ हैनले है उसके साथ साथ ही होता है और इसकी लेंथ 14 मिलीमीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 55 माइक्रोन होता है। ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर जैसे ये आपको नजर आ रहा है, तो ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये वाली इस जगह पे ये मौजूद होती है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Proximal convoluted tubule is formed by a single layer of cuboidal epithelial cells. अब ये जो ट्यूब्यूल है ये cuboidal epithelial cells है उसकी लेयर के साथ बनते हैं। Characteristic feature of these cells is the presence of hair-like projections directed toward the lumen of the tubule. अब इसका जो characteristic feature होता है इसके अंदर hair-like projections होते हैं जो कि lumen of tubule उसकी तरफ होते हैं। Because of the presence of these projections, the epithelial cells are called Buresh bordered cells.
प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर प्रोजेक्शंस होते हैं और उसको इस प्रोजेक्शन की वजह से बुरश बॉर्डर्ड सेल्स भी कहा जाता है, जो इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। लूप ऑफ हेनले उसके अंदर एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, दूसरा ये हेयर पिन बैंड होता है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर असेंडिंग लिम्ब होता है। डिसेंडिंग लिम्ब ये इसके दो सेगमेंट्स होते हैं, उसमें थिक डिसेंडिंग सेगमेंट है, दूसरा थिन डिसेंडिंग सेगमेंट है। Thick descending segment is the direct continuation of the proximal convoluted tubule. It descends down in medulla. It has a length of 6 mm and a diameter of 55 micron. It is formed by brush-bordered cuboidal epithelial cells. ये इस जगह पे ये डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर से ये रीनल ट्यूब्यूल आ रहा है और ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब थिक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और फिर थिन डिसेंडिंग लिम्ब होता है। Thin descending segment is continued as thin descending segment. It is formed by flattened epithelial cells without brush border and is continued as hairpin band of the loop. थिन डिसेंडिंग है ये हेयरपिन लूप, इस तरह ये इसकी फॉर्मेशन होती है और ये फ्लैटेंड सेल से ये बनता है। Hairpin band formed by flattened epithelial cell without brush border and is continued as the ascending limb of loop of Henle. ये जो हेयरपिन बैंड है ये डिसेंडिंग सेगमेंट वहाँ से शुरू होके ये फिर एक हेयरपिन टाइप एक स्ट्रक्चर को बनाता है, जो कि फ्लैट एंड एपिथेलियल से बने होते हैं, और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से मिलता है। असेंडिंग लिम्ब और सेगमेंट ऑफ हेनले लूप हैज टू पार्ट्स, thin ascending segment, thick ascending segment. Thin ascending segment is the continuation of the hairpin band. It is also lined by flattened epithelial cell without brush border. Total length of thin descending segment, hairpin band, and thin ascending segments of Henle loop is 10 mm to 15 mm, and the diameter is 15 micron. Thin ascending segment is continued as thick ascending segment. Thin ascending segment जो हेयरपिन बैंड है वहाँ से शुरू होता है और ये फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल उससे मिला होता है, इसके अंदर ब्रश बॉर्डर नहीं होते। थिन असेंडिंग सेगमेंट इसकी जो टोटल लेंथ है और थिन असेंडिंग सेगमेंट की ये तकरीबन 10 मिलीमीटर टू 15 मिलीमीटर तक होती है और इसका डायमीटर 15 माइक्रोन होता है। थिन असेंडिंग सेगमेंट ये कंटिन्यू होता है थिक असेंडिंग सेगमेंट के साथ। थिन असेंडिंग सेगमेंट है और ये फिर ऊपर थिक असेंडिंग सेगमेंट के साथ मिला होता है, और ये हेयरपिन लूप इस तरह से ये यहाँ पे मिला होता है और ये थिन असेंडिंग सेगमेंट यहाँ से शुरू होता है। Thick ascending segment is about 9 mm long with a diameter of 30 micron. Thick ascending segment is lined by cuboidal epithelial cell without brush border. Thick ascending segment 9 mm long होता है, इसका diameter 30 micron होता है। Cuboidal epithelial cell इससे ये बना होता है। Terminal portion of thick ascending segment which runs between the afferent and efferent arterioles of the same nephrons from the macula densa. Macula densa is the part of juxtaglomerular apparatus. Thick ascending segment ascends to the cortex and continues as the distal convoluted tubule. ये थिक असेंडिंग सेगमेंट इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है ये एफरंट और इफरंट जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उनके बीच में ये होता है, इसकी स्ट्रक्चर मौजूद होती है नेफ्रॉन के अंदर, और ये मैक्यूला डेंसा बनाता है। मैक्यूला डेंसा जुक्स्टाग्लैमेरुलर apparatus है उसका ये पार्ट होता है। थिक असेंडिंग सेगमेंट्स ये असेंड होता है कॉर्टेक्स से और कंटिन्यू करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक। लेंथ एंड द एक्सटेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनले vary in different nephrons. In cortical nephrons, it is short and the hairpin band penetrates only up to outer medulla. In juxtamedullary nephron, this is long and the hairpin band extends deep into the inner medulla. In some nephron, it even runs up to the papilla. अब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है, ये शॉर्ट होती है। अब इसका जो हेयरपिन बैंड होता है ये मेडुला के आउटर रीजन पे पेनिट्रेट करता है, और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये लॉन्ग होती है और इसका जो हेयरपिन है ये बैंड करता है डीप इनर मेडुला के अंदर।
Distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule is the continuation of thick ascending segment and occupies the cortex of kidney. अब ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये एक थिक असेंडिंग सेगमेंट होता है और ये जो कॉर्टेक्स होता है किडनी का उस जगह पे ये मौजूद होता है और ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उस तक ये जाता है। अब इसकी जो लेंथ होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ये 14.5 टू 15.5 मिलीमीटर तक होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 22 टू 50 माइक्रोन तक होता है। Functional histology. Distal convoluted tubule is lined by a single layer of cuboidal epithelial cells without brush border. Epithelial cells in distal convoluted tubule are called intercalated cells, eye cells. ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं ये कबोइडल एपिथेलियल जो होती है ये ब्रश बॉर्डर होते हैं। ये कबोइडल एपिथेलियल के साथ इनकी लिंक होता है और ब्रश बॉर्डर इसके अंदर नहीं होते ये जो सेल और एपिथेलियल सेल जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होते हैं उनको इंटरकलेटेड सेल्स भी कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट, ये जो पोर्शन है ये जो आपको नजर आ रहा है नेफ्रॉन का इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसके अंदर जो फाइनल जो एक यूरिन की फॉर्मेशन होती है टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एकोमुलेट होते हैं और यहाँ से फिर आगे यूरेटर की तरफ और ब्लेडर की तरफ यूरिन जाता है। Distal convoluted tubule continues as the initial or arc collecting duct which is in cortex. The lower part of the collecting duct lies in medulla. 7 to 10 initial collecting ducts unite to form the straight collecting duct which passes through the medulla. ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है ये आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिल जाती है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये मेडोला के अंदर होती है और इसी तरह तकरीबन 7 टू 10 जो इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट है ये आपस में मिलती हैं और स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट बनाती है जो मेडोला से पास होती है। लेंथ ऑफ कलेक्टिंग डक्ट ये 20 टू 22 मिलीमीटर तक होती है और इसका डायमीटर 40 टू 200 माइक्रोन तक होता है। कलेक्टिंग डक्ट इज फॉर्म बाय कबोइडल और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। अब ये कबोइडल या कॉलमनर एपिथेलियल सेल उससे ही कलेक्टिंग डक्ट बनती है। फंक्शनल हिस्टोलॉजी। कलेक्टिंग डक्ट इज फॉर्म बाय टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। उसमें प्रिंसिपल सेल्स है जिनको पी सेल कहा जाता है, इंटरकलेटेड सेल्स है उनको आई सेल कहा जाता है और इनका जो है वो फंक्शनल सिग्निफिकेंस होता है इन सेल्स का। Passage of urine. At the inner zone of medulla, the straight collecting duct from each medullary pyramid unite to form papillary duct or duct of Bellini, which opens into a V-shaped area called papilla. अब ये जो pyramid shape है तो उसके अंदर जो collecting ducts है वो open होती हैं और ये structure एक V shape होती है जिसे papilla भी कहते हैं। अब यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है वो यूरिन जो नेफ्रॉन के अंदर फॉर्मेशन होगी तो वो यूरिन पैपिला के अंदर कलेक्ट होगा। अब यहाँ से ये माइनर कैलिक्स की तरफ ड्रेनेज हो जाएगी और ये 3 to 4 minor calyx unite to form major calyx. Each kidney has got about 8 minor calyces and 2 to 3 major calyces. अब ये माइनर कैलिक्स ये आपस में मिलते हैं और ये फिर मेजर कैलिक्स में यूरिन आ जाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे आपको नजर आ रहा है तो ये इस जगह पे ये वाला जो पोर्शन है ये इसको पेपिला कहते हैं, ये वाला पोर्शन। और पेपिला से फिर आगे ये माइनर कैलिक्स होता है और माइनर कैलिक्स ये जो आपस में मिलते हैं तो फिर ये मेजर कैलिक्स बनाते हैं। मेजर कैलिक्स से फिर ये आगे ये रीनल पेल्विस में यूरिन आता है और यूरिन से फिर मेजर पेल्विस से यूरिन यूरेटर की तरफ चला जाता है। Size and cells of different parts of nephron and collecting duct. ये डिफरेंट लेंथ दी गई है, डायमीटर दी गया है। अब ये एक सेगमेंट है, ये एपिथेलियल है। अब ये बोमेन कैप्सूल ये फ्लैटेंड एपिथेलियम इसके अंदर होते हैं और इसका जो डायमीटर होता है ये 200 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कबॉइडल सेल्स जो ब्रश के बॉर्डर जिनके होते हैं वो इसके अंदर होता है और 14 इसकी लेंथ होती है मिलीमीटर और 55 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। थिक डिसेंडिंग सेगमेंट कबॉइडल सेल्स होते हैं इसके ब्रश बॉर्डर्स होते हैं
और 6 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है और 55 इसका माइक्रोन डायमीटर होता है। थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयर पिन बैंड एंड थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, इसके अंदर फ्लैटेंड एपिथेलियल होते हैं और ये 10 to 15 इसकी लेंथ होती है। डायमीटर इसका 15 माइक्रोन होता है। थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयर पिन बैंड एंड थिन असेंडिंग सेगमेंट, ये एपिथेलियम फ्लैटेंड एपिथेलियम सेल से बने होते हैं। इनकी लेंथ 10 to 15 मिलीमीटर होती है और 15 इनका डायमीटर होता है। थिक असेंडिंग सेगमेंट, कम्बोइडल एपिथेलियम से ये बने होते हैं जिनके ब्रश नहीं होते और लेंथ इनकी 9 मिलीमीटर होती है। डायमीटर इनका 30 माइक्रोन होता है। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कम्बोइडल एपिथेलियम या विदाउट ब्रश जो होते हैं उनसे बने होते हैं और इनकी लेंथ है 14.5 to 15। डायमीटर इनका 22 to 50 माइक्रोन होता है। कलेक्टिंग डक्ट, कम्बोइडल एपिथेलियम बने होते हैं जिनके ब्रश नहीं होते और ये 20 to 22 मिलीमीटर इनकी लेंथ होती है। 40 to 200 इनका डायमीटर होता है।